आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? उससे सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज साइंस, स्टार्टिंग कैसे हुई केमिस्ट्री की। उससे पहले साइंस के बारे में बात करेंगे कैसे होता है। साइंस का सिंपल सा फंडा है कि कोई भी आज की तारीख में आप लोग देखते हो, कोई भी बिजनेस ओपन करना ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिजनेस चलता है, राइट। तो देखो कुछ ट्रेंड चला है, स्कोप किस चीज का स्कोप है। यदि भी आप एक शोरूम ओपन करते हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, क्या आपका शोरूम चलेगा? कोई उस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। टीवी पर नहीं चलेगा ना। तो ट्रेंड्स नहीं है ना, आज ट्रेंड्स किसका चल रहा है? प्लाज्मा टीवी का, 4K टीवी का चल रहा है ना, एलईडी का चल रहा है। तो सिमिलर इसको देखो। देखो साइंस होती क्या है, अब आप देखो डेफिनेशन आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा only, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किल है। इस सर्किल से एक डिस्टेंस है 10 मीटर की, सॉरी 100 मीटर मान लो या 10 किलोमीटर मान लो। और एक डिस्टेंस बी पॉइंट ये ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। सेम डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की। 10 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों की। एक न्यू बाइक दी जाती है दोनों को, एक राहुल मान लो इधर से मान लो पीयूष रन कर रहा है बाइक को, नई बाइक सब कुछ है। और दोनों से बोला गया जो इस पॉइंट पे पहले पहुंचेगा उसको 1 CR का प्राइज मिलेगा। समझ आई बात? बी से सी जाने की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर की है। ए से सी जाने की डिस्टेंस भी कितनी है? 10 किलोमीटर की है। और जो सी पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा उसको 1 CR रुपीज मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब दोनों को नई बाइक दी है, ऑयल फुल है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की बाइकों में कोई कमी नहीं है। अब आप बताओ मुझे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, बी या ए, पीयूष या राहुल? अब डरो डरो मत, देखो कोई भी दोनों में सेम टाइम पे दोनों पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद क्या होगा? दोनों का एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट और कॉल्ड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हुआ, सबसे पहले हुआ हमारा प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल होने के बाद लोग कलेक्ट, क्राउड बहुत कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे। लोग बताएंगे कि किसी की डेथ हो गई, या बोन फ्रैक्चर हुई, हाथ फ्रैक्चर हुआ, इस तरह की एक्टिविटी आने वाली है। उस एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। उस नॉलेज को हमको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है, और कॉल्ड साइंस। देखो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमेटिकली नॉलेजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकली, और कॉल्ड साइंस। क्या हुई डेफिनेशन साइंस की? साइंस इज द सिस्टमेटिकली knowledgement of observation and practically और called science। ये होती है हमारी साइंस, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद, कि साइंस के पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यदि आपसे कोई बोले केमिस्ट्री को एक वर्ड में डिफाइन करो, केमिस्ट्री को एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए होता है हमारा मैटर। और हम पूरे साल इसी कहानी के भीतर चलते रहेंगे। व्हाट इज मैटर? मैटर होता है, अब देखो मैटर की आपने 9th क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के बारे में स्टडी की होगी, उसमें है मैटर। मैटर के बारे में बता देता हूँ। मैटर वो होता है जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑफर रेजिस्टेंस, डेफिनेट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, शेप, एटसेट्रा, ऑफर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीज होगा। और कोल्ड मैटर जो भी हम उन्हें डेफिनेशन में भी देखा है, ठीक है। अभी हम लोग मैटर के क्वेश्चन बाद में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल। अब आपको पता है, देखो अब थोड़ा सा दिमाग का खेल है इसमें, मैटर में भी। देखो अभी आपसे पूछा टेबल मेज फैन, ये सारे ओल्ड एग्जांपल हो गए यार, छोटे से छोटा बच्चा बता देगा ये मैटर है। मैं आपसे आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, आज की तारीख में हर कोई स्मार्टफोन का यूज करता है। मैंने पूछा जो एप्लीकेशंस आते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इस तरह के ये एप्लीकेशंस होते हैं, वो मैटर है या नहीं है? ऑल एप्लीकेशन आर नॉट मैटर। आई एक्सप्लेन यू कैसे, देखो। पर क्या कंफ्यूज होते हो आप लोग, ये कहते हो ये सर आईफोन ले लिया मैंने, 256 GB का स्पेस है इसके अंदर, मेमोरी है। सर मैंने इसमें व्हाट्सएप फेसबुक ये सारी चीजें डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मुझे आफ्टर सम टाइम या एक दो दिन बाद, पर मंथ बाद पता लगता है कि आपने 200 GB स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और 56 GB रिमेनिंग, ऐसा, राइट। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। क्या आप एक मुझे बता सकते हो, आईफोन जो आप लेके आए स्टार्टिंग में है, उसका वेट बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट जीरो था, स्पेस सब कुछ खाली था, उसका वेट 100 ग्राम था। उसमें पूरी की पूरी 200 GB स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद क्या फोन का वेट इंक्रीज हुआ?
नहीं हुआ। क्या फोन की लेंथ इंक्रीज हुई? नहीं हुई। क्या फोन हैवी हुआ? नहीं हुआ ना। सिमिलर, अब आपको सोचो, इस फोन के अंदर मोबाइल डेटा बंद कर दिया जाए तो फोन का डेटा नहीं चलेगा ना। डेट इज ए इमेजिनरी स्पेस, क्या बोलते हैं इनको? इमेजिनरी स्पेस बोलते हैं ना कि ओरिजिनल स्पेस बोलते हैं। तो इसलिए कोई भी एप्लीकेशन। अब मैं तो एक्सेप्ट हाँ, एक चीज पहले बार बता दूं मैं आपको, केमिस्ट्री टीच कर रहे हो, केमिस्ट्री में जीरो एक्सेप्शन होता है। कितना एक्सेप्शन होता है? जीरो एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। आप कोई भी बोलता है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे, तो केमिस्ट्री में जीरो एक्सेप्शन होता है, इट्स माय प्रॉमिस, ओके। बकायदा मैं आपको प्रूव करता जाऊंगा। अब ये आ जाता है कि जैसे कहता है कि मैटर नहीं है, तो बोलते हैं एनर्जी मैटर नहीं है, एक्सेप्ट करता है टेबल मेज फैन कॉपी मैटर एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन। लाइट, लाइट इज नॉट मैटर, एक्सेप्शन बोल देते हैं, बट एक्सेप्शन नहीं है। लाइट मैटर क्यों नहीं है, इसके बारे में हमको जानना होगा। लाइट हमें फोटोन के पैकेट के रूप में मिलती है। जब फोटोन के पैकेट के रूप में मिलती है, फोटोन का मास होता है, राइट। बट फोटोन का रेस्ट कंडीशन में मास जीरो होता है, इसलिए लाइट मैटर नहीं है। जो मैंने डेफिनेशन बोली, स्पेस ऑक्यूपाई है मास वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें उसकी रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। किस कौन सी कंडीशन में होनी चाहिए? रेस्ट कंडीशन में होगी जब भी वो मैटर है, अदरवाइज मैटर नहीं है। इज क्लियर? दूसरी चीज आता है शेडो, जो शेडो बनती है, हमारी परछाई बनती है, वो भी मैटर नहीं है, कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, वो इमेजिनरी ऑक्यूपाई। हमें कोई भी चीज रियल होनी चाहिए, वही मैटर होगी, अदरवाइज मैटर नहीं होगी। एनर्जी की ऑल फॉर्म मैटर नहीं है, एक्सेप्ट बोलता है वैक्यूम। वैक्यूम को इसलिए मैटर बोल देते हैं काफी बार कि इसमें कितना ही कुछ कर लो, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो ही जाते हैं। बट वैक्यूम का मीनिंग तो यही होता है कि कुछ भी नहीं होना। ठीक है, यदि वो बोले कि 100% आइडियल वैक्यूम है तो वो भी मैटर नहीं है। नॉन आइडियल वैक्यूम और कॉल्ड मैटर। यहाँ तक कोई डाउट आपको मैटर में? आई होप आपको सब नहीं। कुछ क्लियर है, दोनों को मैटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैटर है या नहीं है? शैडो मैटर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। आपका इंस्टाग्राम मैटर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ना। समझ नहीं है। आया एप्लीकेशन? कोई भी मैटर नहीं है। तो ये एक्चुअली, हाँ, अब आया क्वेश्चन। जो दर्द होता है ना, मतलब पेन, पेन दर्द होता है ना, शरीर में दर्द हो सके, हम चोट लग जाती है, कुछ चीजें हो जाती है, एंटेस ये क्वेश्चन है। 2015 नहीं, हाँ 2015 में आया हुआ है, एनटीएससी लेवल 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, दर्द जो होता है पेन, ये मैटर है या नहीं है? मैं आपको मिसगाइड कर सकता हूँ 100%, आई एम श्योर। पहले आप बताओ मैटर है या नहीं है? दर्द होता है ना, पेन होता है, जैसे मान लो एक इंसान का ये हाथ है, यहाँ से इसके कट कट लग गया, ब्लड आ रहा है बाहर, होटे जो भी है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई और उसमें दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हो रहा है या कट लग गया, किसी भी कारण से उसके दर्द हो रहा है, तो वो मैटर है या नहीं है? इमोशंस है वो। पेन इज ए इमोशंस, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वहां पर, वेट ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्ट क्लियर। तब पेन इज नॉट मैटर, दर्द होना मैटर नहीं है। ऐसे तो आदमी जैसे पतले लोग होते हैं, आया ना, तो पतले लोग जिसको वेट गेन करना होता है तो क्या करेंगे, अपना दर्द कर ले, अपना हाथ पैर काट लेंगे थोड़े से, और मोटे हो जाएंगे ना वो तो। पर नहीं होता ना आदमी मोटा काटने से, कट कर अपनी बॉडी पे कट लगाने से, यदि मोटा होना होता, वेट गेन करना होता, तो क्यों लोग मेडिसिन लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं? नहीं लेते ना। तो पेन इज नॉट मैटर, ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अब सोचना है। अब देखो पेन मैटर कैसे नहीं, मैंने क्या डेफिनेशन किया, आपको डेफिनेशन ध्यान है मास, स्पेस ऑक्यूपाई, ऑफर रेजिस्टेंस। हाँ, एक लाइन रह गई, ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब समझ आता है आपको? जैसे एयर है, एयर मास है या नहीं है, सॉरी मैटर है या नहीं है? बैलून का एग्जांपल लो। सर बैलून छोटा सा होता है, यदि उसमें हम एयर पास करते हैं तो इस एक्सपेंड होता है नहीं होता? होता है ना। तो इसलिए तो क्या एयर मैटर, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करा, ये एग्जांपल क्लियर हो गया तुम्हारा। दूसरा, ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो मास तो है ना उसका। ऑक्सीजन की डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, उसका सिंबल होता है, सब कुछ है या नहीं है? अब आता है ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो कोई भी बाधा उत्पन्न करे, कि रेजिस्ट ऊपर करे, रिड्यूस करे। देखो कैसे, आप अभी जहां भी बैठे हो, आप अपने हाथ को फ्री मोशन में मूव कराओ, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, कुछ भी मूव कराओ। एक बार धीरे कराओ, एक बार तेज कराओ, लेफ्ट टू राइट करो।
कुछ क्या फील हुआ आपको? अपने हाथ को फ्री मोशन में लेफ्ट टू राइट करने पे क्या फील हुआ आपको? कुछ फील हो रहा है, नहीं हो रहा? एयर फीलिंग। एयर फील नहीं, और क्या फील हुआ? एयर तो फील हुई, हवा आ रही है, इसी कमरे में बैठे हो माना, लेकिन और क्या फील हुआ? ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम अपने हाथ को जैसे लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट अपोजिट, जस्ट अपोजिट एक फोर्स लग रहा है तुम्हारे हाथ पे? फोर्स लग रहा है ना? हाँ। लग रहा है ना, तो दैट इज ओवर रेजिस्टेंस। तो क्या कर रहा है, तुम्हारे हाथ को फ्री मोशन को रोक रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हारे हाथ का प्रेशर ज्यादा है, फोर्स, और एयर का फोर्स कम है, इसलिए तुम्हारे हाथ को रोक नहीं पा रहा, लेकिन कुछ तो अप्लाई कर रहा है ना। तो ओवर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी तुम्हें ए से बी जाने पे रोकना वाला मैटर वही होगा जो ओवर रेजिस्टेंस करेगा। तो एयर क्या कर रही है? ओवर रेजिस्टेंस कर रही है। इज क्लियर? जैसे कार की जो डिजाइन होती है, हेलीकॉप्टर की जो डिजाइन होती है, आगे से 20 4 शेप इसलिए होती है कि एयर पास हो चुके। यदि बिल्कुल वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होती तो एरोप्लेन आगे ही नहीं जा पाएगा। जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ऑयल खर्च होगा फिर उस पे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस होगा और मिक्सचर होगा। यहाँ हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, समझना, फिर आपको आगे पढ़ेंगे। देखो, देखो, प्योर सब्सटेंस और मिक्स सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या होता है कि केमिकली प्योर होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में लिख रहा है कि यहाँ शुद्ध देसी घी की निर्मित मिठाइयाँ मिलती है, ठीक है? तो कहने और करने में अंतर होता है। केमिकली मतलब केमिस्ट्री अकॉर्डिंग प्योर कौन है और इम्प्योर कौन है, वो हमें समझना होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन काफी बार नीट और सीईटी के अंदर, टीट टेट के अंदर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मिक्सर, इनमें से कौन मिक्सर है, कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन प्योर है, कौन इम्प्योर है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं। इस चार्ट जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट से हर साल एक सा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिस साल क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आप कंफ्यूज होते हो। देखो, प्योर सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, बिल्कुल एक सेम प्रॉपर्टी रखेगा, कॉम्पोजिशन सेम होगा, कांस्टेंट होगा, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होगी। मिक्सर में क्या होगा, टू और मोर टाइप्स के कंपाउंड बन जाएंगे सर, ठीक है, एलिमेंट कंबाइंड होगा। और जो प्योर होगा वो प्योर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। किसमें? एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में करते हैं। सर, हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एलिमेंट कंपाउंड बड़ा कंफ्यूजन का क्रिएट है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका होता है कि कोई भी चीज अपने डेफिनेट सोर्स स्टेप में या रेशियो में प्रेजेंट होगी वो प्योर होगी, अदर प्योर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट, एलिमेंट इस दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तुमसे कोई पूछे कंपाउंड और एलिमेंट, हुज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, कौन होगा? एलिमेंट होगा। सर, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बताइए? कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म में लिख रहा है। मैंने क्या बोला, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में से किसी एक को प्योरेस्ट फॉर्म बोलना होगा तो वो होगा एलिमेंट, कंपाउंड नहीं होगा। हालांकि दोनों प्योर है, क्योंकि एलिमेंट का मतलब होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंटेनर है, इसमें एटम सोडियम 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 के बहुत सारे एटम मिक्स हो गए, तो यहाँ पे ये एलिमेंट ही तो है। तो सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलता है एलिमेंट। ये क्लियर? ये प्योर फॉर्म है, ये कैन नॉट केमिकल, किसी को उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग इसको किसी भी तरह से। ठीक है। दूसरी चीज बोलते हैं कि सर हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एटम और एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, एटम भी सेम है, मैंने आपको लिखा ये सोडियम, और एलिमेंट भी सर सोडियम ही लिखूंगी मैं तो, ये लिखोगे ना आप तो। दोनों में डिफरेंस क्या आता है, एटम मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल एटम क्या होता है, किसी भी पार्ट का, कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट, क्या? स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट, उसको हम बोलेंगे एटम। एटम को एलिमेंट बोल सकते हैं, इज क्लियर? बट एलिमेंट को एटम नहीं बोल सकते। सिंबल सोडियम के छोटे से एटम का भी सिंबल यही होगा, और बहुत सारे एटम है, बहुत सारे मतलब
मान लो पूरे पुणे के अंदर सोडियम सोडियम भर दिया, तो वो भी सिंबल उसका एन ही रहने वाला है, ना कि कुछ और चेंज होगा। और छोटे से सोडियम का भी सिंबल एन ही रहेगा। तो समझ आया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट, एट पार्ट, ठीक है। उसको पता है एलिमेंट। हम कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर टाइप एलिमेंट आर कंबाइंड और कॉल्ड कंपाउंड। मतलब दो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोडियम और एक ऑक्सीजन मिल गया, एक सोडियम ऑक्साइड बना लिया, तो क्या हो जाएगा ये, कंपाउंड बन जाएगा। इसमें एक चीज हो रहा है कि मोलिक्यूल, सर मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिक्यूल होता है टू और मोर एटम आर कंबाइंड और कॉल्ड मोलिक्यूल। सर क्या मोलिक्यूल सेम टाइप्स के एटम से मिलकर बनेगा, डिफरेंट से बन सकता है ना। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, सॉरी ऑक्सीजन का एक एटम, एक ऑक्सीजन का दूसरा एटम, दोनों को मिक्स किया O2, तो मोलिक्यूल बना। तो मोलिक्यूल के टू टाइप का होता है, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप का। O2 मिला, या O3 मिला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कॉल्ड मॉलिक्यूल। यदि मैं बात करूं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ कि किसका मॉलिक्यूल है ये, कैल्शियम प्लस दो एटम डिफरेंट टाइप के और सेम टाइप के कंबाइंड होकर कोई भी फॉर्मेशन का निर्माण कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने के लिए मिनिमम टू एटम का होना जरूरी है। वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेम का तो जैसे O2 आया, N2 आया, F2 आया, I2 आया, Br2 आया, और भी कुछ है, H2 है, Cl2 है, बहुत सारे, ये सारे क्या सेम एटम के कंपाउंड है, ये क्लियर, मॉलिक्यूल है। और जो मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल मतलब वो डिफरेंट एटम के यूज होता है, जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप इसको ऐसे समझना, मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंट आप ऐसे समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अकेले हो, क्या हो, आप अकेले हो, और आप, आपके भाई, आपके मम्मी और आपके पापा, इस चार लोग हैं, ये एक पूरी फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। तो फैमिली एक पूरी मॉलिक्यूल है। जैसे आप सरनेम आपका, तो शर्मा फैमिली बोली जाएगी, ये बोली जाएगी, इसको शर्मा फैमिली बोलेंगे ना हम लोग। तो फैमिली और कॉल्ड मॉलिक्यूल, शर्मा और कोल्ड फैमिली को मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ईच मेंबर की बात करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर की बात करेंगे, वो होगा हमारा एटम। एटम के बारे में बात करेंगे तो किसके बारे में बात होगी, सिंगल पर्सन के बारे में बात होगी। जैसे मॉलिक्यूल की बात होगी तो किसकी बात होगी, फैमिली की बात होगी। ठीक है, क्लियर। तो फैमिली में क्या हो सकते हैं, फैमिली एक हस्बैंड वाइफ से मिलकर भी फैमिली बनती है ना, बच्चे भी हो जाएंगे, दादा दादी मिलकर एक फैमिली। तो फैमिली कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर मेंबर सिंगल रहेगा, ध्यान रखना। तो एटम हम ऑलवेज सिंगल, फैमिली टू और एटम आर कंबाइंड और कॉल्ड फैमिली, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोलते हैं। इज क्लियर। वो सेम टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब आता है हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का देखो सिंपल सा तरीका है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है पानी का, इसमें क्या डाला आपने, पानी था, वाटर था, इसमें शुगर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, विदाउट, शुगर। क्या आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो, हेलो, आर यू ऑडिबल, हेलो। गायत्री। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा ओके, ये पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास में क्या होगा, तुमने शुगर ऐड किया, शुगर ऐड करने के बाद क्या होगा, आप इसको कंप्लीटली डिजोल्व कर दोगे। तो अब आप सोचो, इस शुगर का पूरा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है ना, आपको कोई शुगर पार्टिकल डिजोल्व मतलब कंप्लीट डिजोल्व करना है, पहले कंडीशन बता दूं मैं आपको। करने के बाद क्या आपको शुगर के पार्टिकल इसमें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो ये पूरा पूरा गिलास का जो स्ट्रक्चर है सेम एक जैसा दिखाई देगा, हाँ या ना। एक चीज, अब यदि आप एक स्पून टेस्ट यहाँ से कर दो, एक स्पून टेस्ट यहाँ से कर दो, तो सबका पानी का टेस्ट सेम ही आने वाला है। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मिक्सचर हुआ, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसे क्लियर, पूरा का पूरा आया। यदि मैं क्या करूँ, इस पानी के गिलास में सेंड डालूं, सेंड ऐड करूँ वाटर में, आप पूरी कंप्लीट डिजोल्व करा दो, और आप इसको 5 मिनट के लिए रख दो, 1 से 2 मिनट के लिए रख दो, तो आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है, सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब क्या होगा, सैंड सेटल डाउन हुई, इसका मतलब क्या हुई, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है।
तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को यही आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप हमेशा उसको सॉल्यूशन बना के लेके जाओ। आपसे सिंपल सा पूछेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला शुगर प्लस सॉल्ट, ये होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? अब हमारा चालू करते हैं सिंपल नहीं। एलिमेंट से। एलिमेंट से ध्यान करते हैं। बेटा देखो, अब हमारा चैप्टर होता है एक्चुअलिटी में अब चालू। अब ध्यान रखना कि एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे? एलिमेंट के बारे में। आपको है ना, आपने एनसीईआरटी या आपकी बुक्स होगी उसके अंदर एक एलिमेंट होंगे 1 to 20 तक। फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर नहीं, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। बेटा हाउ एनी कंडीशन आपको 1 to 20 एलिमेंट याद होने चाहिए, तो ध्यान रखना। आपको केमिस्ट्री में ये याद है 20 तक, इसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन याद नहीं करनी, ध्यान रखना। मैं आपसे बोलूँ 15, आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए फास्फोरस। मैंने बोला 17, आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए, सॉरी, ओके गलत लिख दिया मैंने, रुको। सल्फर, ये गलत आ गया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया था। मैंने आपके मुंह से 15 में बोलूँ फास्फोरस आवाज आ रही थी, मैंने बोला क्लोरीन 17 नंबर। मैं बोलूँ 10, आपकी आवाज आनी चाहिए नियोन। ठीक है। मैं बोलूँ 5, आप बोलोगे बोरॉन। ऐसे आपको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो बेटा, यदि आपने याद किया तो क्या होने वाला है, देखो कल मैजिक। 1 to 20, 1 to 20 में ओड नंबर और इवन नंबर दो चीजें आएंगी। ये पूरा चैप्टर इसी पे गेम चलेगा। 1 से लेके 20 तक में इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये इवन नंबर आएगा। हम लोग बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको पता होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब आपसे, ओके गुड, आपसे कोई पूछेगा 14 का एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन, क्या होता है? सिलिकॉन आता है 14 पे। ये इवन नंबर है। इवन नंबर का जो मास नंबर होता है जस्ट डबल होता है, क्या होता है? डबल होता है। कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। अब 28 तो हो गया, तुम्हारे सामने आंसर आ गया। लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन पूछोगे इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये हमारे सामने क्वेश्चन आने वाला है। तो क्या करेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ध्यान रखना, नॉट न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। अभी रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन पे ना कि न्यूट्रॉन पे। तो आपको बताओ, इस नंबर 28 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बचा? 14। 14, राइट। 14। क्वेश्चन खत्म, खत्म क्वेश्चन। सिमिलर, तुमसे बोला 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, तो मास नंबर कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। 40। राइट, राइट आंसर, सॉरी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने बोला आपसे कैल्शियम। कैल्शियम बोला कितना है, मास नंबर 40 आ जाएगा। तो 40 में 20 प्रोटॉन, 20 20 न्यूट्रॉन। क्यों? 40 हो ना मास, एटॉमिक नंबर इसका 20 है ना, तो मास नंबर 40 तो हुआ।
हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट। अब देखो आगे। अब तुमसे बोल रहा है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। मास नंबर कितना होगा इसका? 32। 32। प्रोटॉन कितने होंगे? 16। 16। और न्यूट्रॉन? 16। राइट आंसर। कोई दिक्कत आएगी तुम्हें यहाँ तक? नहीं आएगी ना? हाँ। हाँ। बस ध्यान रखना आर्गन का। आर्गन का। सर आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट एक मिनट, कुछ दिक्कत। आर्गन की बात कर रहा हूँ। आर्गन का मास नंबर कितना होगा? आर्गन का अपना ध्यान रखना 40 होगा मास नंबर। प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22। इज इट क्लियर? अब देखो अगला सवाल। तुमसे मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास नंबर कितना होगा, बताओ। बता सकते हो क्या? हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ सर। आ रही है ना? देखो अभी हमको इसका मोलर मास निकालना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। इसे क्लियर? ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, दोनों इवन नंबर है। ये एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर कितना होगा बेटा? जस्ट डबल करना है, कितना हो जाएगा इसका? 24। 24। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। 16। टोटल कितना हुआ? 41 हुआ। हम्म। Right? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया तुम्हारे सामने? 40। कितना हो गया? 40। क्वेश्चन। अब आता है हमारा ओड नंबर। क्या आता है? ओड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्या करना है? कुछ नहीं करना। एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, बस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9। क्या है? 9। 9 पे आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। क्या करोगे मास नंबर निकालने के लिए? 9 इंटू कितना करोगे? 2। 2 + 1 कितना है बेटा? 19। 19 है। वही समथिंग है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है? 19। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना, बताया ना मैंने अभी आपको। बोलो। हाँ सर। तो 9 हो गया। तो कितना है? 10 बचा, नहीं बचा? हाँ। समझ आया? 5 का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। इसका मास नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 5 है तो मास नंबर कितना होगा? 11। 11। सही। तो डर क्यों रहे हो? ये तो समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो मास नंबर कितना होगा? 39। 13। ठीक है। हाँ। अब बताओ कोई दिक्कत आई तुम्हें यहाँ तक? नहीं। देखो अब मैं रिपीट कर देता नहीं। हूँ। C1 होता है नाइट्रोजन का होता है मास नंबर 14। एक Cl होता है 17, इसका होता है 35.5।
ये कैसा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, ध्यान रखना। ये 3 आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है अभी के लिए। एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ ऐसा। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा K2O, क्या पूछा उसने? K2O का मोलर मास कितना है? आज आप देखो, मैं अभी अगले 9 मिनट में ही एक्सप्लेन करूंगा, तुम सिर्फ सुनना अगले 5 मिनट। देखो, इसके मास नंबर निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। सबसे पहले मुझे पोटेशियम और ऑक्सीजन को ऐसे लिखना होगा, ये मुझे पता है इसका। फिर ऐसे इधर, नहीं पेज पे, ये मुझे पता है पोटेशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास, 8 है। मुझे पता है ये ओड नंबर है। ओड नंबर का मास नंबर कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, तो 39 आया। ये इवन नंबर है, सीधे लिखूंगा 16। बट मुझे पता है K2 पूछ रहा है, तो 39 × 2 + 16, तो 78 + 16 = 94 मेरा मास नंबर आया। ये जो मास नंबर जो आ रहा है इसको बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। 1 मोल का मास है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया? हाँ। अब वो तुमसे पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास नंबर कितना होगा, तो सबसे पहले मुझे हम्म, पता है इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 1। मुझे पता है ये ओड नंबर है। ओड नंबर का मास नंबर कैसे निकालते हैं? डबल करके 1 ऐड कर देते हैं, तो 23। ये इवन नंबर है। इवन नंबर का कैसे निकालते हैं? जस्ट डबल करते हैं, 16। इसका एक होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टोटल कितना आंसर आया? 40 आया ना? हाँ। अब आप सोचो, अभी मैं आपको कुछ भी दे दूं, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो क्या आप मास नंबर निकाल पाओगे? नहीं। नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना होगा? हेलो?